हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज़ यू नो, हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने यूनिट 4 जो है करप्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब करप्शन की अगर हम बात करें तो आई गेस आपने प्रीवियस सेशन में टाइप्स, कॉजेस, इफेक्ट्स वगैरह तो समझ ही लिया होगा। अब लेकिन आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? तो समझेंगा, जैसे हम अगर पीएससी की बात करें तो उसमें आप क्या करते हैं, आप कॉजेस, इफेक्ट इस तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं। बट ये सब आप जो पढ़ रहे हैं, आई गेस आप जानते हैं कि फ्यूचर में आपको एक पब्लिक सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करना है और वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हर प्रॉब्लम को समझने से भी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसका क्या समझे, सॉल्यूशन समझे, क्योंकि वही आपका काम है। तो हमारा आज का टॉपिक है अप्रोचेस टू मिनिमाइज करप्शन, कि करप्शन को मिनिमाइज जो है कैसे करा जाए। तो इसके लिए आप ये वाली स्लाइड देखिए। अगर हम बात करें अप्रोच टू मिनिमाइज करप्शन की तो उसको 3 तरीके से करा जा सकता है, लीगल, इंस्टीट्यूशनल और अदर मेजर्स। समझेंगा, लीगल मतलब मुझे बताइए गवर्नमेंट वगैरह क्या करती हैं। आई गेस वी ऑल नो, वो लॉ बनाती हैं। तो करप्शन को लॉ बना के कम करा जा सकता है, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जा सकते हैं जो क्या करें, करप्शन को कम करने के लिए काम करें। इसके अलावा छोटे छोटे सुधार किए जा सकते हैं, किसमें, ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नेंस में या फिर इलेक्शन प्रोसेस में। तो ये सब चीज़ों से क्या हो सकता है, हमारा करप्शन जो है मिनिमाइज हो सकता है। तो मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या 15 मार्क्स अगर आप पुरानी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको ये पूरा का पूरा डेटा जो है लिखना होगा। अब 20 मार्क्स में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये चार्ट जो है ना बनाएं, पर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 300 वर्ड्स रहते थे तो उसमें आपको ये चार्ट जो है जरूर बनाना चाहिए। देखिए जरा, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, लीगल अप्रोच पढ़ेंगे। मतलब कि जो भी लॉज बनाए गए हैं करप्शन को कम करने के लिए, उनके बारे में हम आज के सेशन में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लॉज क्या क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, इसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके बाद विसल ब्लोअर एक्ट और लास्ट में सिटीजन चार्टर। ये पांचों चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मतलब करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया कानून। अब इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले करप्शन जो है वो क्या करा गया, ऑफेंस बनाया गया, किसमें, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी में। अब ये आपको एज इट इज याद नहीं करना है, ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए डेटा दिया जा रहा है कि सेक्शन 161 से 165 में करप्शन को क्या करा गया, एक ऑफेंस माना गया। अब समझेंगा, करप्शन ऑफेंस है, आई गेस ये तो आप अच्छे समझते ही हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या जो ग्रोथ होती है उसको करप्शन क्या करता है, रोक देता है। जो सोसाइटी में इनइक्वलिटी होती है उसको ये क्या करता है, बढ़ा देता है। इसलिए करप्शन एक क्या है, हीनियस क्राइम है। ठीक है। सब्सिक्वेंटली 1947 में क्या हुआ, फर्स्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है पास किया गया। अब यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड कि हमारी हेडिंग तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पहला एक्ट है करप्शन को खत्म करने के लिए वो कब आया, 1947 में आया। बट द प्रॉब्लम वॉज कि ये जो एक्ट था ये क्या नहीं था, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं था। मतलब इसके जो लेजिस्लेशन थे, इसमें जो क्राइम्स थे, उनकी जो सज़ा थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसके कारण ये करप्शन को रोकने में नाकाफ़ी हो रहा था। आई गेस आपने अगर पिछले सालों में सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है तो उसमें आपने SC/ST एक्ट को समझा होगा कि SC/ST एक्ट 1989 में आया था। बट उसी का एक दूसरा वर्जन जो है वो पहले ही आ चुका था, पर वो बहुत इफेक्टिव नहीं था, CRP है। इसलिए क्या करा गया, 1989 में SC/ST एक्ट जो है लाया गया। सेम स्टोरी इसके साथ भी हो रही है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर इस एक्ट में था क्या। सो लेट मी टेल यू कि हम अभी जो ये एक्ट्स पढ़ रहे हैं
ये हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पुराने सिलेबस की बात करें तो उसमें पॉलिटी में प्रॉपर जो है एक्ट जो है दिए गए थे सिलेबस में, बट हम उस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। अभी प्रेजेंट में जो न्यू सिलेबस है उसमें पॉलिटी से एक्ट्स भी डायरेक्टली क्या कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। हम इसको एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन एक्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है नहीं आने वाले हैं। बस बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग भाई करप्शन क्या था, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मेन फीचर्स क्या थे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट किस तरह से करप्शन रोकने में हेल्प कर सकता है। तो इस तरह के इनडायरेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, एक्ट्स को डील कर रहे हैं ताकि आपको एथिक्स आंसर राइटिंग में हेल्प मिले। अब इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या थे? सबसे पहले इसमें क्या करा गया, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब कि आप ये कह सकते हैं जितने भी पब्लिक सर्वेंट है वो सबको क्या करा गया, इसके दायरे में ला दिया गया। इसके अलावा एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करा गया, पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, मतलब पब्लिक सर्वेंट जो है उन्हें क्लियर कर दिया गया कि एज अ पब्लिक सर्वेंट योर वर्क इज टू सर्व द सिटीजन्स। आपको सिटीजन्स को क्या करना है, सर्व करना है, ना कि आपको उन पर रूल करना है। ठीक है, इसमें क्या थे, तो इसमें अगर हम बात करें टोटल 5 चैप्टर्स थे जो कि 31 सेक्शंस में फैले हुए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 3rd चैप्टर है उसमें क्या दिया है, उसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज दी गई है। मतलब कि अगर आप करप्शन करते हो तो उसकी क्या सजा रहेगी, ये किस में दिया है, चैप्टर 3 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में दिया है। What I mean to say कि किन किन चीज़ों को करप्शन में काउंट किया जाएगा, इसका प्रॉपर डिटेल वर्जन उनकी सज़ा के साथ किस में दिया है, चैप्टर 3 में दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको क्या लगता है, करप्शन जो क्या होता है, पैसा लेना होता है कि देना होता है? आई गेस आप सब श्योरली कहेंगे कि सर टेकिंग ब्राइब इज करप्शन, बट लेट मी टेल यू इस एक्ट में क्या तक क्लियर कर दिया गया कि गिविंग और टेकिंग दोनों के दोनों क्या है, करप्शन है। अब आप कहोगे सर हम तो अगर पैसा दे रहे हैं तो हम तो मजबूरी में दे रहे हैं पैसा, वो कैसे करप्शन हो सकता है? सो लेट मी टेल यू, अगर आप मजबूरी में दे रहे हैं तो उसको करप्शन काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज यू वाज फोर्स्ड टू गिव मनी। बट अगर आप अपनी इच्छा से पैसे दे रहे हैं, मतलब आप अपना काम जल्दी कराने के लिए, जैसे सपोज आपका मॉल है और आप मॉल के डॉक्यूमेंट्स पास कराने के लिए, जल्दी पास कराने के लिए अपनी इच्छा से पैसा दे रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट को आप फोर्स कर रहे हैं करप्शन करने के लिए, सो वो क्या है, क्राइम है। सो इस तरह की इसमें डिटेल जो है इस एक्ट में दी गई है। ठीक है, इसके अलावा सारे केसेस इस एक्ट के अंडर कहाँ रखे जाएंगे, तो वो स्पेशल कोर्ट में हियर किए जाएंगे। व्हाट आई मीन टू से, जैसे अगर हम बात करें SC/ST एक्ट की, तो आई गेस आपको उसके बारे में पता होगा कि SC/ST एक्ट्स के जो केसेस होते हैं वो नॉर्मल कोर्ट्स में डील नहीं किए जाते हैं। उनके लिए क्या होता है, स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय लगाया जाता है, वहां पर उन एक्ट्स के कोर्ट केसेस को क्या करा जाता है, डील किया जाता है। सेम जो बात करी गई है करप्शन के लिए कि इनका नेचर क्या है, क्राइम का थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए इनके लिए क्या होगा कि इसकी डीलिंग भी क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी। आई गेस ये वाला एक्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट है, नाम पढ़िए जरा, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। अब इस एक्ट को समझने के लिए आपको इस टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। क्या लिखा है जरा रीड कीजिए, बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा इसका, तो समझिएगा बिना नाम के जहां क्या हो रहा हो, ट्रांजैक्शन हो रहा हो। अब इसको मैं आपको एक इजी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट आई मीन बाय बेनामी ट्रांजैक्शन और बेनामी प्रॉपर्टी। सपोज ये कौन है, ये मैं हूं, दैट इज माय नेम इज चिराग। ठीक है, ये मैं हूं चिराग एंड कंसिडर मी एज अ कलेक्टर। मुझे एक कलेक्टर के तौर पे आप कंसिडर कीजिए। अब मेरी जो पोस्ट है वो क्या है, कलेक्टर की है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मेरी पोस्ट है। अब एज अ DM क्या हो रहा है, सपोज कीजिए मैं जो हूँ बहुत करप्शन कर रहा था। अब मैं करप्शन कर रहा था तो मुझे बताइए मेरे पास क्या होगा, डेफिनेटली यू ऑल नो मेरे पास क्या होगा, बहुत सारा ब्लैक मनी होगा।
अब मुझे बताइए, क्या ब्लैक मनी रखना मेरे लिए सेफ है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मैं करप्शन कर रहा हूं तो ये एक गलत काम का पैसा है, तो इसके लिए मुझे क्या हो सकती है, मुझे इसके लिए क्रिमिनल पनिशमेंट मिल सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। ये देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं इस पैसे से प्रॉपर्टी परचेस कर लूंगा। अब लेकिन टेल मी कि एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड क्या मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं? डेफिनेटली नॉट। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज के सेशंस में हमने क्लियर करा है, तो अगर आप एक बियॉन्ड लिमिट से ऊपर का एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को उसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं जो हूँ ये प्रॉपर्टी तो परचेस करूंगा, बट ये प्रॉपर्टी मैं किसके नाम पे लूंगा? मैं अपने एक फ्रेंड के नाम पे लूंगा, रोशन के नाम पे, कि भाई ये रोशन, ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है। अब मुझे बताइए, क्या ये क्राइम है भाई एक प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे लेना? आप कहोगे नहीं सर, ये क्या क्राइम है? सो लेट मी टेल यू, ये एक प्रॉपर क्राइम है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहे हो। पैसा आपका है बट नाम किसका है? दूसरे का है। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, ये ब्लैक मनी छुपाने के लिए ली गई प्रॉपर्टी है। सो ये बेनामी ट्रांजैक्शन होता है। एंड दिस सेम डेफिनेशन इज एक्सप्लेन्ड हियर। It defines a Benami transaction as a transaction where a property is held by or transferred to a person, but ध्यान दीजिएगा, has been provided for or paid by another person। टिपिकल लैंग्वेज में सेम चीज लिखी गई है जो मैंने अभी आपको चिराग और रोशन के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करी। तो ये एक्ट क्या करता है? This act prohibits Benami transaction and provide legal provisions for confiscating Benami properties। सर confiscating मतलब, confiscate मतलब to take away, सामने वाले से वो चीज़ वापस ले लेना। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बेनामी है तो ये एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो उस प्रॉपर्टी को क्या करे, कॉन्फिस्केट कर ले, कैप्चर कर ले, अपने कब्जे में ले ले। आई गेस आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब इस एक्ट के भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं ताकि अगर आपको कभी कुछ काम में एग्जाम में आ जाए तो आप बता सके। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक तो यही पूछा गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो देखिए, अब आई हैव अ क्वेश्चन कि सपोज आप अपनी वाइफ, अपने चाइल्ड या फिर अपने कोई क्लोज फैमिली मेंबर, ठीक है, बहन वगैरह के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, तो मुझे बताइए क्या वो प्रॉपर्टी भी आपके नाम पर है? आई गेस डेफिनेटली नॉट। वो प्रॉपर्टी भी आपने किसी और के नाम पे ली है, तो क्या उसको भी बेनामी ट्रांजैक्शन काउंट किया जाएगा? डेफिनेटली नॉट। क्यों? क्योंकि भाई ये आपके एक फैमिली मेंबर की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं छुपा रहे हैं, यहाँ आप प्रॉपरली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं कि मेरे पास फलाना इतने रुपए हैं और मैं अपने फैमिली मेंबर के लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू, फैमिली मेंबर कैसा होना चाहिए आपका? क्लोज होना चाहिए। अगर क्लोज नहीं हुआ तो ये क्या होगा, ये बेनामी ट्रांजैक्शन ही काउंट होगा। अदर देन दैट, अगर आप बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? सो उसकी पनिशमेंट जो है करीब 7 ईयर की सेंटेंस की हो सकती है। इसके अलावा सपोज आप क्या करते हैं, एजेंसीज को गुमराह करते हैं, मतलब आप उन्हें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, आपको 5 साल के इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट जो है मिल सकती है। ठीक है, ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट जो है गवर्नमेंट को, आई गेस आपको क्लियर है, पावर देता है कि वो बेनामी प्रॉपर्टीज को क्या करे, अपने कब्जे में ले ले या अपने अकॉर्डिंग क्या करे, कैप्चर कर ले। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो है हमारी पास्ट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक इनहेरेंट फ्यूचर जो है बन गए हैं, जिसके में होता क्या है, रियल एस्टेट में लोग प्रॉपर्टीज जो है खरीदते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप इंडिया के पास्ट सिचुएशन को देखें तो लोग क्या करते हैं, अपना ब्लैक मनी जो है उसको हाइड करने के लिए रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और प्रॉपर्टीज़ जो है दूसरे के नाम पर बाय कर लेते हैं। अब इससे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ब्लैक मनी बढ़ रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो भाव हैं
वो बेकार में क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और इंडिया का जो ब्लैक मनी का प्रॉब्लम है वो भी क्या हो रहा है, अपने आप इसके कारण बढ़ता जा रहा है। और जो एक नॉर्मल सिटीजन है जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है, उसके लिए प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी 10 साल पहले 30 लाख की हुआ करती थी, आज वही प्रॉपर्टी 60-70 लाख में भी इजीली नहीं अवेलेबल है। आई गेस आपको ये एक्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक स्लाइड है आपके सामने, जरा इसे पढ़िए और इसका मीनिंग जो है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। राइट टू नो इज द राइट टू लिव। मतलब किसी भी चीज को जानने का अधिकार, यही क्या है, हमारे जीवन का भी क्या है, अधिकार है। ठीक है, मतलब कि बहुत डेप्थ है इसका मीनिंग। अब इसका मीनिंग अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊं तो समझिएगा, ये जो अरुणा रॉय जी का स्टेटमेंट था, ये असल में राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई से रिलेटेड है। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत सुना है इसके बारे में, तो चलिए इसकी डिटेल समझते हैं। मुझे बताइए, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आपके पास बोलने का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? आई गेस आप कहेंगे यस सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। पर मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी बात कोई सुने ही ना, तो क्या आपके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मीनिंग है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि अगर आपको कोई सुन ही नहीं रहा तो आपके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई सेंस नहीं है। इसीलिए यहीं पर किसकी इंपॉर्टेंस आती है, आरटीआई की इंपॉर्टेंस आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज को जानने का अधिकार, ये क्या है, ये इम्प्लिसिट है हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। मतलब कि व्हाट आई मीन टू से, कॉन्स्टिट्यूशन में 19 से 22 आप क्या पढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं, और उस फ्रीडम में 19 में आप क्या पढ़ते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। बट किसी चीज को बोलने का मतलब तभी है जब गवर्नमेंट या कोई आपकी क्या करे, बात को सुने। तो बात को सुने मतलब आप उनसे कोई सवाल करें तो वो जवाब दें। तो वहीं पर बात आती है किसकी, राइट टू इंफॉर्मेशन की, आरटीआई की। मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है माई राइट माई राइट माई राइट माई माइट द राइट टू नो कीपिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल। आपके बोलने के राइट का मतलब तभी है जब गवर्नमेंट क्या करे, वो आपके सवालों का जवाब दे, वो आपके प्रति अकाउंटेबल हो। आई गेस ये बात आपको समझ में आ गई, बट फिर भी आपको इसकी डेप्थ जो है वो आई गेस क्लियर नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड से एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक बात और समझिए कि ये आरटीआई कैसे आया था। तो ये आरटीआई जो है, एक और इसके पहले एक्ट था, दैट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उसकी जगह आया था। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि आरटीआई 2002 में आया कि आरटीआई 2005 में आया। तो इट इज नथिंग टू कंफ्यूज। जैसा हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऑफ एक्ट में देखा था कि पहले एक एक्ट आया 1947 में, फिर उसी का इफेक्टिव वर्जन आया बाद में। इन द सेम वे पहले एक्ट आया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, फिर उसी का इफेक्टिव वर्जन क्या आया, आरटीआई, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, आई गेस आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। अब इस एक्ट को जरा डेप्थ में समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम इंडिया के पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री की बात करें, तो अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसने सबसे ज़्यादा इंडिया की जो सिटीजन्स उन्हें एम्पावर करा है, उन्हें स्ट्रेंथ दी है, जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है, यानी जो आम नागरिक है उसको भी पूछने का अधिकार दिया है, उसके मुंह में आवाज़ दी है, तो वो कौन है, वो आरटीआई है। जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर हमें चेक एंड बैलेंस रखना है, अगर हमें अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना है, तो इस आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को हमें क्या करना होगा, और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर पिछले दशक की हम इम्पोर्टेंट करप्शन इवेंट्स की बात करें, तो वो चाहे फिर 2G स्पेक्ट्रम केस हो या फिर वो कॉमनवेल्थ केस हो, इनकी इंफॉर्मेशन हमें असल में किससे मिलती है,
तो इनकी जो इंफॉर्मेशन है हमें किसी और से नहीं, हमें आरटीआई एक्ट से ही मिलती है। तो आरटीआई एक्ट जो है इसी ने क्या करा है, हमें कॉमनवेल्थ और 2G घोटाले जैसे इंपॉर्टेंट करप्शन केसेस जो है उनको हमारे सामने लाया है। अब यू मस्ट बी सेइंग कि सर ये तो हम जानते हैं, बट आरटीआई काम कैसे करता है? तो देखिए आरटीआई में होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं 2G स्पेक्ट्रम केस की, तो मुझे बताइए 2G स्पेक्ट्रम केस जो है उसमें क्या हुआ था। भाई जो टेलीकॉम सेक्टर था उसमें जो क्या कहते हैं लाइसेंसेस थे, वो जिन कंपनीज को मिलने चाहिए थे, जो डिजर्व करती थी, उनकी जगह अनडिजर्विंग कंपनीज को लाइसेंस जो है दे दिए गए थे। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, मुझे बताइए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए कि नहीं? सो यू मस्ट बी सेइंग कि सर बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जो टैक्स पेयर्स हैं, हमारा ही पैसा क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करती है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी काम हो रहा है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोरोना के लिए पीएम केयर फंड बना, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, कि आपने जो पैसा डोनेट करा आखिर वो पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है, कहाँ पर खर्च हो रहा है। तो यही आरटीआई का काम है। क्या होता है, जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में या फिर किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ये इंफॉर्मेशन जो है उन्हें 30 डेज में देना होती है, लेकिन अगर ये जो मामला है ये लाइफ और लिबर्टी का हो तो फिर ये इंफॉर्मेशन जो है कितने समय में दी जाती है? ओनली 48 आवर्स में ये इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे सपोज आरबीआई है, उससे एक इंफॉर्मेशन मांगी गई। इंफॉर्मेशन ये थी कि आपके पास जितने भी एनपीए हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट है, जो क्या नहीं कर रहे हैं, जो बैंक से जो लोन ले लिया है वो पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, तो इसकी लिस्ट आप हमें दे दीजिए। मतलब एज अ सिटीजन आप मांग रहे हो आरबीआई से ये लिस्ट, तो मान लीजिए उन्होंने ये लिस्ट देने से ही आपको क्या कर दिया, मना कर दिया। मतलब वो आरटीआई एक्ट के अगेंस्ट चलेगा कि हम ये लिस्ट आपको नहीं देंगे। सो व्हाट विल यू डू? डेफिनेटली आप कहेंगे सर ऐसे केसेस में हम कोर्ट्स जाते हैं। तो यहीं पर आरटीआई ये बोलता है, जो आरटीआई एक्ट है उसके बनाने का यहाँ पे सेंस आता है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक कंपनी अगर आपको क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन देने से डिनाई कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा जा सकते हैं किसके पास, आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये फलाना डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमें इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है। और अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर को ये सही लगता है कि जो इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या करते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे वो आरबीआई हो या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा कोई बड़ा डिपार्टमेंट हो या कुछ भी हो, सबको वो फोर्स करते हैं कि आप क्या करें, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक करें। सो इस तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन जो है यहाँ काम करता है, यानी आरटीआई जो है काम करता है। मैं फिर से एक सेकंड में फास्ट रिपीट कर देता हूँ कि आरटीआई में होता है कि आप 10 रुपए से कोई इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं और बोलते हैं हमें ये फलाना इंफॉर्मेशन चाहिए। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो या तो आपको इंफॉर्मेशन दे देता है या फिर डिनाई कर देता है। अगर वो डिनाई कर देता है या फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कहाँ चले जाते हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास चले जाते हैं। और फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अगर लगता है कि जो इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो कमीशन जो है फिर उस कंसर्न डिपार्टमेंट को कहता है कि ये इंफॉर्मेशन आप जो है क्या करो, पब्लिक कर दो। That is how RTI works। और अरुणा रॉय जी, जिन्होंने RTI को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा मेहनत करी है, इसी के बारे में वो कह रही हैं कि ये राइट टू नो क्या है, ये हमारा राइट टू लिव है, जानना हमारा जीने के अधिकार के क्या है, समान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि गवर्नमेंट जो है वो तो क्या कर रही होगी, फिर आरटीआई को बहुत स्ट्रेंथन कर रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही एक इफेक्टिव और अच्छा एक्ट है। बट लेट मी टेल यू कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस आरटीआई एक्ट को स्ट्रेंथन नहीं, वीकन कर रही है। वीकन कर रही है मतलब, अब मैं अगर आपको बताऊं, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स पहले बनाए जाते थे वो उनकी अगर पावर्स की हम बात करें
तो वो इलेक्शन कमिश्नर के लगभग क्या है बराबर पावर वाले पर्सन्स होते थे। लेकिन प्रेजेंट में ही क्या करा गया है, 2019 के पार्लियामेंट सेशन में जो आरटीआई एक्ट है उसमें जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है उनका जो टेन्योर रहता था 5 साल का फिक्स, वो अब नहीं रह गया है। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक बार अगर आरटीआई कमिश्नर रखा तो उनका टेन्योर या उनकी सैलरीज ये सब क्या नहीं रह गई है, अब फिक्स नहीं हो गई है ये, जबकि कौन बताएगा, ये गवर्नमेंट बताएगी। अब व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर जैसे हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर की, एक बार अगर इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट हो गए तो उसके बाद उन्हें कोई भी उनकी पोस्ट से हटा नहीं सकता जब तक कि उनके खिलाफ जो है कोई भी मिसबिहेव वाला चार्ज ना लग जाए। बट अगर हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो अब गवर्नमेंट जब चाहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है, उनकी सैलरीज डिसाइड कर सकती है और जब चाहे उनको रिमूव कर सकती है। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि जब आरटीआई सर इतना ही इफेक्टिव है, इसने हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करा है, ये इतना ही अगर मेजर है, तो फिर गवर्नमेंट जो है इसको वीकन क्यों कर रही है? सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, होता ये है कि कई बार आप ऐसी इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं जो गवर्नमेंट को भी क्या नहीं लगता, सही नहीं लगता कि वो दे। फॉर एग्जांपल जो मैंने आरबीआई की आपको एनपीए की स्टेटमेंट की जो आपको क्या कहते हैं लिस्ट का मैंने बताया, आरबीआई ने वो लिस्ट देने से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया है और इसके लिए वो बकायदा कोर्ट में भी चला गया है। और इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर जो है आरटीआई लोग फाइल कर देते हैं और इंफॉर्मेशन जो है मांगने लग जाते हैं और तब जो है गवर्नमेंट के लिए कई बार क्या होता है, मुसीबतें बढ़ जाती है। और ये जो अगर मैं बात करूं, ये जो स्टेप लिया गया है आरटीआई को की पावर को डिमिनिश करने का, इसके बारे में कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि आरटीआई क्या हो गया है, रिप हो गया है, मतलब आरटीआई अब मर गया है। क्योंकि अब जो आरटीआई से ऑफिसर्स आएंगे, they will not be concerned or they will not be paying attention to the citizens request और citizens filed RTI, वो ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में शो करेंगे कि वो गवर्नमेंट जो है उसके लिए अपनी लॉयल्टी क्या कर सके, शोकेस कर सके। तो मैं समझता हूँ आरटीआई आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या इसके इफ्स और बट्स हैं। अब जैसा कि आपने समझा, आरटीआई में आप क्या करते हैं, आरटीआई में आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं। अब मुझे बताइए इसका रिवर्स सिनेरियो क्या होगा। आई गेस आप रिवर्स कहेंगे सर इंफॉर्मेशन देना इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो आई हैव अ क्वेश्चन, सपोज कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो खुद ही क्या करना चाहता है, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आरटीआई का मतलब सपोज मैं एक गवर्नमेंट बॉडी हूँ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हूँ, तो आप मुझसे इंफॉर्मेशन मांगोगे और आप मालूम करने की कोशिश करोगे कि मेरे डिपार्टमेंट में कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो इलीगल है। बट सपोज मेरा जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, इसमें से ही एक पर्सन जो है स्टैंड करता है और कहता है कि वो अपने ही डिपार्टमेंट के करप्शन के बारे में बताना चाहता है, तो मुझे बताइए क्या ये एथिकल है? थिंक अबाउट इट। डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर ये एथिकल नहीं है, क्योंकि सर हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी सुना है जिसमें हम सीक्रेसी की बात करते हैं कि आपको अपने डिपार्टमेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स को क्या रखना है, सीक्रेट रखना है। बट लेट मी टेल यू, जब हम करप्शन की बात करते हैं तो आई गेस सीक्रेसी से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारे लिए करप्शन को रोकना है। सो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी निकाली गई है, दैट इज विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर मतलब वो पर्सन जो क्या करता है, सीटी बजाता है, और जब वो सीटी बजाता है तो लोग क्या करते हैं, लोग उसको मारने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि वो सीटी जो है असल में उनके खिलाफ जो है बजरी होती है, ठीक है। तो ये विसल ब्लोअर क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, जो इन्फॉर्म करता है किसी भी तरह के करप्शन के बारे में जो उसके एम्प्लॉयर के द्वारा किया जा रहा है। व्हाट आई मीन टू से, विसल ब्लोइंग और विसल ब्लोअर को अगर आपको समझना है प्रैक्टिकल एग्जांपल से, तो देखिए हमारे यहाँ एक बड़े ही पॉपुलर विसल ब्लोअर थे, षणमुगम मंजुनाथ। ये जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काम करते थे, और क्योंकि इन्होंने सीटी बजा दी थी, इस कारण क्या हुआ, इनका जो है मर्डर हो गया। इसके अलावा एक और बड़े पॉपुलर विसल ब्लोअर थे सत्येंद्र दुबे।
इन्होंने भी क्या करा था, अपने ही डिपार्टमेंट जो अपने ही एम्प्लॉयर थे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट में, उनके खिलाफ सीटी बजाई थी, विसल ब्लो करी थी, जिसके कारण इनका भी क्या हो गया, मर्डर हो गया। तो जब इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें करप्शन की जानकारी देने वाले, जो लोग करप्शन की जानकारी दे रहे हैं, उनका क्या होने लग गया, मर्डर होने लग गया। सो इसी समय हमें समझ में आया कि हमें नीड है एक ऐसे एक्ट की जो क्या करे, इन विसल ब्लोअर्स का, इंफॉर्मेशन देने वालों का प्रोटेक्शन करे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आरटीआई एक्ट क्या है, ये आरटीआई एक्ट जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री में लाया गया एक्ट क्या है, ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है। आरटीआई इंफॉर्मेशन मांगता है और विसल ब्लोअर इंफॉर्मेशन देता है, और उस विसल ब्लोअर को हमें क्या देना है, प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि 2001 से 10 के बीच में ही ये षणमुगम और सत्येंद्र, इन दोनों की क्या हुई है, इन दोनों सर्स की विसल ब्लोइंग के कारण क्या हुई है, डेथ जो है वो हो गई है। तो इस तरह की डेथ्स आगे ना हो, इसके लिए 2011 में एक्ट लाया गया, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि इनेक्ट कब हुआ है, 2014 में इनेक्ट हुआ है। आई गेस आपको ये बात जो है अच्छे से क्लियर हो गई। अब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, अब इसके फीचर्स क्या हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। आई गेस आपको अभी तक बात समझ में आई गई है कि ये अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर के करप्शन के लिए क्या करता है, सीटी बजाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट विच यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर इसके खुद के डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन ये किसको देगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसको देते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसको देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है, ठीक है। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जब इनकी कंप्लेंट्स मिलती है तो वो क्या करता है, वो इनकी कंप्लेन अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर जो कंप्लेनेंट है उसको क्या दी जाती है, उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसके द्वारा प्रोटेक्शन जो है दी जाती है। अदर देन दैट इसके ऊपर क्या होती है, प्रॉपर इंक्वायरी होती है, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कहने पर वो कौन करता है, तो वो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो कार्रवाई करता है। अब किस तरह की इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि एक चीज समझिए, आप अपने ही डिपार्टमेंट के क्या कर रहे हो, इसमें धज्जियां उड़ा रहे हो, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो या फिर NHAI हो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट से जुड़ा था। तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें ये कंफर्म करा जाएगा कि आप जो विसल ब्लो कर रहे हो, आप जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो वो किस में है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। मतलब कि मैं अगर कहूं तो जो ऑफिशियल सीक्रेसी है उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट को क्या करता है, ओवरलैप करता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी कंफर्म करना होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या नहीं करती हो, इंडिया की सोवर्निटी, सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर जो है उसको इफेक्ट ना करती हो। अगर ऐसा होता है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई गेस आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट क्यों लाना पड़ा। तो भले ही षणमुगम जी की और सत्येंद्र जी की डेथ हो गई, पर इसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोमिनेंट विसल ब्लोअर्स रहे हैं जिन्होंने टाइम टाइम पर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है। तो जब कोई ऐसा करता है, जब कोई सीटी बजाता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, एक्शंस होने लग जाते हैं, उसको क्या करा जाता है, विक्टिमाइज जो है करा जाने लग जाता है। अब ये जब विक्टिमाइजेशन होने लग जाता है तो जो कंप्लेनेंट है वो एप्लीकेशन दे सकता है किसको, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए। तो पुलिस से उसे क्या मिलता है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो है भी अवेलेबल जो है कराया जाता है। ये भी बातें जो है इस एक्ट में दी गई हैं। और इसमें मेन चीज जो है वो जानने वाली ये है कि जो पर्सन विसल ब्लो कर रहा है, सपोज मैंने अपनी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ विसल ब्लो करी है, तो मुझे बताइए
मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, क्या वो मेरी जान के पीछे नहीं पड़ जाएंगे? डेफिनेटली वो मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए मेरी आइडेंटिटी क्या रखी जाती है? हिडन रखी जाती है। और अगर ये आइडेंटिटी किसी ने क्या कर दी, डिस्क्लोज कर दी, तो उसके ऊपर क्या होगा, 50,000 का फाइन लगाया जा सकता है या फिर उसे 5 साल की जेल भी हो सकती है। ठीक है, बट एक चीज समझिए, जब भी कोई पावर दी जाती है किसी को, तो मुझे बताइए क्या उस पावर का मिसयूज पॉसिबल नहीं है? डेफिनेटली पॉसिबल है। तो इसीलिए ये एक्ट जितना एनकरेज करता है विसल ब्लोइंग को, उसी तरह ये रॉन्ग फॉर्म की विसल ब्लोइंग को डिस्करेज भी करता है। व्हाट इट सेज कि अगर क्या कहते हैं फ्रिवलस या फॉल्स कंप्लेन होती है, ठीक है, मतलब आपकी जो कंप्लेन है वो सही नहीं है, आप जो करप्शन के चार्जेस लगा रहे हो वो फेयर नहीं है, वो गलत है। सो इन दैट केस आपके ऊपर भी क्या हो सकता है, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट और 30,000 का फाइन जो है आपके ऊपर भी लगाया जा सकता है। सो इस तरह का ये एक्ट जो है थोड़ा सा मिला जुला है। अब इसके क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, तो ये एक्ट जो है, ये एक्ट काफी इयर्स के एफर्ट के बाद बनाया गया था, पर ये जो फाइनल बिल था इसमें पब्लिक से बहुत ज्यादा कंसल्ट नहीं करा गया। और पेपर पे तो ये एक्ट बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, मजबूत लग रहा है, पर आज भी जो विसल ब्लोअर्स हैं उनकी डेथ को ये स्टॉप नहीं कर पा रहा है। कई षणमुगम और कई सत्येंद्र जी आज भी मर रहे हैं। अशोक खेमका जी जो हमारे इंडिया के प्रेनेलियल क्या कहलाते हैं, विसल ब्लोअर कहलाते हैं, उनकी 25 साल की सर्विस में उनके 50 से भी ज़्यादा ट्रांसफर्स जो हैं हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें जो है, जो विसल ब्लो करता है, क्योंकि वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहा है, तो इसके लिए उसे इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, पर इसमें ऐसा कोई इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं है। यहाँ तक कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनकी पावर्स भी क्या है, लिमिटेड है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, रिपोर्ट लेने का और इन्वेस्टिगेशन करने का बोलती है, बट एक्चुअल पावर्स यहाँ पर किसके पास आ जाती है, सीबीआई के पास आती है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली में करता कौन है, तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो है करती है। ठीक है, इसके अलावा विक्टिमाइजेशन नादर प्रॉपर्ली डिफाइंड है, ना ही कवर्ड है। मतलब अगर विक्टिमाइज किया जाता है किसी को, तो उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स इस एक्ट में नहीं है। जो सबसे मेन सेफ्टी मेजर है वो यही है कि आइडेंटिटी क्या रखी जाएगी, हिडन रखी जाएगी। पर आई गेस इसमें भी ये सेफ्टी मेजर भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी जो हिडन रखी जा रही है वो भी क्या करी जा सकती है, अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन चाहे तो वो आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज की जा सकती है। सो इस तरह ये एक्ट जो है जितना विसल ब्लोअर्स को मोटिवेट करता है, उतना ही कई तरह से ये डिस्करेज भी करता है, और इसमें और भी बेटर रिफॉर्म्स जो हैं लाए जा सकते हैं। आई गेस ये चारों एक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब आज की सेशन में हमें सिटीजन चार्टर भी फिनिश करना है, ताकि आपको ये पांचों चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके लिए आपके सामने एक स्लाइड है, इसमें आप देखेंगे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट लिखे हैं। अब मुझे पढ़ के बताइए कि आप इनसे क्या समझ रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट बैंक्स को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट मिलिट्री को डिफेंस इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराती है, गवर्नमेंट एजुकेशन जो है उसके लिए काम करती है, पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करती है, भाई रोड्स को बनाने का काम करती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का देने का काम करती है, पोस्टल सर्विस का काम करती है, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम जो है गवर्नमेंट जो है वो करती है, और मेन तौर पे लॉ बनाने का काम भी गवर्नमेंट करती है। अब मुझे बताइए इन सब चीज़ों से आप क्या समझते हैं। आई गेस यू विल से कि सर गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट भी अपने आप में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुझे बताइए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका काम क्या होता है। सो डेफिनेटली आप कहेंगे उनका काम हमें सर्व करना होता है, बट लेट मी आस्क यू, क्या गवर्नमेंट हमें अच्छे से फाइनली सर्व कर रही है?
आई गेस आप कहेंगे नहीं सर, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेट टेपिज्म हो रहा है। रेट मतलब कि अगर हम सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ हमारी बात कोई अच्छे से नहीं सुनता है, और जो सरकारी अधिकारी होते हैं कई बार वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारी बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफिसेस में क्या हो रहा है, फाइल पर फाइल जो है बढ़ती चली जा रही है। अब मुझे बताइए, जब गवर्नमेंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल फैसिलिटीज, पार्क, रोड्स और न जाने क्या क्या फंक्शंस करती हैं, तो क्या इसका काम ऐसा होना चाहिए? यू मस्ट बी सेइंग कि इसका काम ऐसा नहीं होना चाहिए। अब लेट मी आस्क यू, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी की, जैसे रिलायंस की, या फिर अगर मैं बात करूं इन्फोसिस की, तो क्या इनमें भी ऐसा होता है कि आप रिलायंस के या वीवो या किसी के भी ऑफिस में चले जाएं तो वहाँ आपकी कोई बात ना सुने? आई गेस ऐसा नहीं होता है। वहाँ सब लोग आपकी बात जो है सुनते हैं। हैव यू एवर थॉट कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि उनका मानना होता है क्या, उनका मानना होता है कि कस्टमर क्या है, किंग है। मतलब यू एज अ कस्टमर आप ही क्या करोगे, सब कुछ डिसाइड करोगे, क्योंकि आप ही पैसा खर्च कर रहे हो। यू विल डिसाइड कि आप क्या खरीदोगे, क्या पहनोगे, क्या नहीं खरीदोगे, क्या नहीं पहनोगे वगैरह। सो ये जो है प्राइवेट कंपनीज जो है उनका रूल होता है, जो इकोनॉमी में आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी वगैरह में अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट को इसी प्रिंसिपल पे नहीं चलना चाहिए? डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी इसी प्रिंसिपल पे चलना चाहिए। तो इसके लिए एक चीज समझी गई कि आखिर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में फर्क क्या होता है। तो समझ में आया कि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, वो अपना एक प्रॉपर लिस्ट बनाता है कि वो कस्टमर्स के साथ कैसे डील करेगा। सो इसी तरह से ये समझा गया कि हमें क्या करना चाहिए, एज अ गवर्नमेंट के लिए भी क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए जो बताए कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स यानी कि सिटीजन्स के साथ डील करेगी। तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, सिटीजन चार्टर बनाया जाता है, जो हमारे आज के सेशन का फाइनल टॉपिक होने वाला है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है सिस्टमेटिक एफर्ट टेकन बाय पब्लिक एजेंसीज to focus on the commitment made by them towards their citizens in fulfilling their needs in a time bound manner। ये लास्ट वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, टाइम बाउंड मैनर। मतलब गवर्नमेंट का काम क्या है, आपको सर्व करना है, तो इसको सर्व करने के लिए वो क्या करेगी, वो अपनी एक निश्चित कमिटमेंट्स करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम फ्लिपकार्ट से कभी कुछ परचेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमें एक टाइम बाउंड मैनर में बताते हैं कि सर 4 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये उनकी क्या है, कमिटमेंट है। किसके प्रति, हम सिटीजन्स के प्रति। किस लिए, हमारी नीड्स फुलफिल करने के लिए। क्या फिक्स रहता है इसमें, एक टाइम फिक्स रहता है। सो इसी तरह से बात की गई कि गवर्नमेंट के भी जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सबको क्या करना चाहिए, अपना एक सिटीजन चार्टर बनाना चाहिए। हिंदी इसका बहुत सही है, नागरिक घोषणा पत्र, जिसमें जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिटीजन से क्या करेगी, कमिट करेगी अपनी सर्विसेज फिक्स टाइम में देने का। ठीक है। अब ये जो इंडिया का चार्टर है ये असल में किससे अडॉप्ट किया गया है, तो ये यूके के मॉडल से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि सबसे पहले सिटीजन चार्टर कहाँ आया था, यूके में आया था। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये सिटीजन चार्टर कब आए हैं, सबसे पहले 1996 में आए हैं, और इसके बाद जो है इन पर लगातार डिस्कशंस हुआ है, और फिर फाइनलाइज होने के बाद हमारे यहाँ भी क्या बना है, एक प्रॉपर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है बना है, जिससे क्या किया जाना है, जिससे सिटीजन्स को एम्पावर की जाने की कोशिश जो है की जा रही है। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर सिटीजन चार्टर किस तरह काम करता है, तो देखिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस सिटीजन चार्टर। तो इसके 6 प्रिंसिपल होते हैं जिन पर ये मेनली काम करता है। सबसे पहला क्वालिटी। जैसे मुझे बताइए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको प्रोडक्ट्स दे रही है। आई गेस डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर आपको रोड्स दे रही है तो रोड भी क्या है, एक प्रोडक्ट है। तो इसकी, क्योंकि आप कहोगे सर रोड प्रोडक्ट कैसे है, माय फ्रेंड्स, जब भी आप बाइक खरीदते हैं तो आप उस पर क्या भरते हैं, टैक्स भरते हैं। वो टैक्स रोड टैक्स होता है जो आप रोड पर बाइक चलाने के लिए दे रहे हैं।
तो प्रोडक्ट्स की, गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स की क्या है, क्वालिटी के ऊपर बात की जाती है कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मुझे बताइए, जैसे आप सिम चलाते हैं तो वहाँ पर क्या आपके पास चॉइसेस होती हैं? आई गेस आपके पास वहाँ पर भी चॉइसेस होती हैं। आपको डिसाइड करना होता है कि आप BSNL चलाएंगे, एयरटेल चलाएंगे या फिर आप जो है जियो चलाएंगे। तो ये क्या है, चॉइस है। तो गवर्नमेंट का काम है कि वो आपको जितना हो सके वो चॉइस दे, मोनोपोली ना हो, मतलब एक अकेला पर्सन जो है पूरे सेक्टर को रूल ना करे। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स, मुझे बताइए अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो जैसे आप मैकडोनल्ड्स जाते हैं तो आप जो बर्गर ऑर्डर करते हैं हर बार आपको सेम बर्गर मिलता है कि नहीं मिलता है? आई गेस आप कहेंगे सब बिल्कुल सेम टू सेम बर्गर मिलता है। तो इसकी वजह क्या है? मैकडोनल्ड के स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट का भी काम है कि वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपको दे उसका एक फिक्स क्या हो, स्टैंडर्ड हो, ठीक है, जो आपको टाइम फ्रेम में डिलीवर हो। वैल्यू, मुझे बताइए गवर्नमेंट अगर कुछ भी रोड बना रही है या फिर गवर्नमेंट जो है कोई भी काम कर रही है तो इसके लिए पैसा किसका इस्तेमाल हो रहा है? आई गेस हमारा, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे पैसे का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं, मतलब जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे हमारी लाइफ में वैल्यू जनरेट होनी चाहिए कि नहीं, मतलब रोड जो है वो बिना गड्ढे के मिलने चाहिए कि नहीं। तो ऐड वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर्स मनी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, हमारे लिए अकाउंटेबल होना चाहिए और उस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आई गेस आपको क्लियर होगा, हमने अपने प्रीवियस सेशंस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन दोनों को बहुत डेप्थ में समझा है कि एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट क्या हो, हमारे प्रति अकाउंटेबल यानी जवाबदेह हो और गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो सब एक पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंट नेचर में हमें इन्फॉर्म किया जा रहा हो। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अदरवाइज हम उसमें अपना ट्रस्ट क्या कर देंगे, गवा देंगे। तो ये सब क्या होता है, सिटीजन चार्टर के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको भी क्या करना है, आपको भी एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना है जो लोगों को क्या कर रही है, जो लोगों को सर्व कर रही है, ठीक है। अब सिटीजन चार्टर एक्ट के अगर फीचर्स की बात करूं तो आई गेस आपको क्लियर है। इसका फीचर क्या होता है, मेन सिटीजन्स की जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो पब्लिक एजेंसीज के साथ उन्हें डील करने में आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सिटीजन चार्टर किस पर बेस्ड है भाई, इस प्रमाइस पर बेस्ड है कि सिटीजन किंग है और गवर्नमेंट उसे क्या करेगी, सर्व करेगी। सिटीजन चार्टर में क्या होता है भाई, सेट ऑफ कमिटमेंट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी सर्विस के बारे में बताती हैं। अब ये कमिटमेंट्स किस तरीके से होती है तो समझिएगा, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है, एक विजन होता है। विजन मतलब उसका गोल, कि उसका मेन एम क्या है। जैसे जियो की अगर हम बात करें तो जियो का मेन एम क्या है कि एज अ कस्टमर वो हमें क्या कर सके, कम से कम प्राइस में एक इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर सके जिसमें डेटा क्या हो, हमें डेटा के लिए हम पैसे दें, हम उसके लिए क्या कहते हैं मोबाइल कॉलिंग वगैरह के लिए ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। तो ये उसका क्या है, विजन है। अब विजन कैसे फुलफिल होते हैं, आई गेस आप सब जानते हैं विजन फुलफिल करने के लिए क्या बनानी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ते हैं। सो उसके बाद क्या आता है, मिशन स्टेटमेंट, कि जो भी आपका विजन है उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी पे काम करोगे। सो वी ऑल नो भाई किस पे काम कर रहा है जियो, तो जियो ऑप्टिकल फाइबर पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये उसका कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का पार्ट है। अब ये इतनी इजी लैंग्वेज में नहीं होता है, मैं आपको इजी करके समझा रहा हूँ। और विजन स्टेटमेंट के बाद भाई एक फील्ड बताना पड़ता है आपको कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो और आप क्या सर्विस दे रहे हो। तो जैसे अगर हम बात करें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हम है भाई, सब्जेक्ट मतलब जिसके लिए काम किया जा रहा है। और सर्विस कौन है, सर्विस प्रोवाइडर जियो है जो हमको सर्विस दे रहा है। तो विजन और मिशन के बाद क्या होता है, अपने सब्जेक्ट्स की इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है और सर्विस एरिया की, मतलब किन किन टर्म्स में जो भी सिटीजन चार्टर जिस कंपनी ने बनाया है, चाहे वो रोड बनाने वाली इंडस्ट्री हो, पार्क्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, किसी भी फील्ड की इंडस्ट्री हो जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसको इस फ्रेम में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट सिटीजन चार्टर बना के देना होता है जिससे ये प्रूव हो पाए कि वो आपके लिए प्रॉपर वर्क करेगी। बट लेट मी आस्क, मुझे बताइए भले आपको डॉक्यूमेंट दे दिया जाए,
पर अगर उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं होगा तो क्या? तो इसके लिए भी सिटीजन चार्टर में बात की जाती है कि जो राइट टू सिटीजन्स है फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर नहीं होता है तो उसका क्या किया जाएगा, उसका रिड्रेसल किया जाएगा। एक्चुअली सिटीजन चार्टर जो है ये प्रॉपर एक्ट से नाम से लाया गया है, राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस। मतलब अगर सिटीजन चार्टर की जो बात है उसको कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो क्या होगा, आप एज अ सिटीजन कंप्लेन के लिए जा सकते हैं, कहां पर, बकायदा ग्रीवेंस के लिए जा सकते हैं, कहां पर, इन्हीं के द्वारा बनाए गए एक इंस्टीट्यूशन में, जिसमें क्या होगा, आप अपनी कंप्लेन जो है दर्ज कराएंगे कि जो सर्विस हमने एक्सपेक्ट की थी, जो सर्विस हमसे कमिट की गई थी, वो सर्विस हमें नहीं दी जा रही है। मतलब भाई आपको अगर राइट्स दे दिए गए हैं, आपसे कमिटमेंट्स कर दी गई हैं, तो वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं, सो उनकी शिकायत करना भी आपका क्या है, राइट है। तो इसके लिए 2011 में राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल जो है वो लाया गया था। ये क्लियरली बोलता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो है उसे 6 महीने के अंदर अपना सिटीजन चार्टर जो है वो देना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उसके ऊपर क्या करा जाएगा, 50,000 तक का फाइन लगाया जाएगा। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यू मस्ट नो कि इंडिया में राइट्स कम नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए काम करने वाले लॉस की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। तो अगर इस एक्ट की हम बात करें तो ये पेपर पे तो क्या लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, बट रियलिटी में माय फ्रेंड्स, मैं इस बात को बोलते खुश नहीं हूं, पर रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि सिटीजन चार्टर के बारे में हम में से अधिकतर लोगों को क्या नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की तरह गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या है, हमारे लिए काम जो है कर रहा है। इसके अलावा ये जो सिटीजन चार्टर है, कहने को तो हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, पर इसको क्या ले लिया गया है, इसको एक डायरेक्शन के तौर पे ले लिया गया है कि हाँ ऊपर से ऑर्डर आया है कि सिटीजन चार्टर बनाना है। पर इसके लिए अगर हम बात करें, कोई प्रॉपर क्या कहते हैं काम नहीं किया जाता है और कोई फोकस नहीं किया जाता है। मतलब बस ये बना के छोड़ दिया जाता है, पर इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट जो है किया ही नहीं जाता है। कोई प्रॉपर क्या कहते हैं क्वालिटी की बेंचमार्किंग नहीं की जाती है। जैसे हम प्राइवेट में देखते हैं कि वो एक क्वालिटी फिक्स करते हैं, अगर उस क्वालिटी से कोई हल्की चीज़ हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीद रहे हो, अगर उसमें डेंट हो, दाग हो 3-4 जगह, तो प्रोडक्ट आप वापस कर देंगे, क्योंकि ये उनका कमिटमेंट है कि वो आपको एकदम फ्रेश पीस डिलीवर कराएंगे जैसा आप शॉप्स में खरीदते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉपर बेंचमार्किंग जो है, जैसा कि कहा होना चाहिए, वैसा सिटीजन चार्टर में होता ही नहीं है। और इसके अलावा कोई प्रॉपर कंटिन्यूस इंप्रेशन या असेसमेंट भी नहीं होता। मतलब कि अगर आपने एक बार सिटीजन चार्टर बना दिया तो इसको एक इंडिया में एक वन टाइम प्रोसेस की तरह लिया जाता है। मतलब उसको प्रॉपरली ना तो रेगुलर अपडेट किया जाता है, ना ये चेक किया जाता है कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ना ही कोई चेंज इंप्रूवमेंट जो है लाई जाती है। सो इस कारण ये सिटीजन चार्टर जो हमें इतना अच्छा लग रहा है सुनने में, ये सिर्फ और सिर्फ जो है पेपर वाली चीज जो है बन के रह जाता है। सो माय फ्रेंड्स, आज के लिए अगर मैं बात करूं तो इतना ही। ये पांचों जो हैं मैं समझता हूं एक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये एक्ट जो है थोड़ा और प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो तो हमारे इंडिया की जो करप्शन की प्रॉब्लम है उन्हें काफ़ी अच्छे से डील किया जा सकता है। बट लेट मी टेल यू कि जितना हम नेगेटिव साउंड कर रहे हैं उतना नेगेटिव चीज़ें हैं नहीं। एटलीस्ट स्टेप्स जो है वो लगातार लिए जा रहे हैं ताकि करप्शन को क्या किया जाए, एंड किया जाए। पर इन्हीं स्टेप्स को और स्ट्रेंथन करने की जो है रिक्वायरमेंट है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और वो किस किस तरीके से करप्शन को रिड्यूस करने का काम जो है करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।